एक्टर एक फिल्म में करता है, लोग उसको गाली देते हैं, वही एक्टर दूसरी फिल्म में नेशनल अवार्ड पा जाता है। रवि जी हैं, चाहे वो मनोज जी हों, चाहे पवन जी हों, सबको मैंने एज ए डबिंग डायरेक्टर काम कराया है। उस तरह के सब्जेक्ट्स को लेकर के धीरे फिल्म बनाते हैं। रजनीकांत जी को डब किया है काफ़ी फिल्म में। राइटर और डायरेक्टर, मुझे लगता है इन दो लोगों को अगर हमने रेस्पेक्ट देनी शुरू कर दी, सिनेमा बदल जाएगा। बजट कम है तो आप प्री प्रोडक्शन पे ज़्यादा वर्क कीजिए। बंसाली जी क्यों एक फिल्म में काम करते हैं? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं लेंस लीला, जहां हर पर्दे के पीछे की कहानी आप तक पहुंचती है। हमारे साथ बैठे हैं, आप देख रहे हैं, इनका नाम है केजी भैया और गोरखपुर से बिलोंग करते हैं सर। ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जिस लैंग्वेज में भैया ने फिल्म ने डबिंग की हो। साउथ हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, तेलुगु हो गई, भोजपुरी, हिंदी, A to Z सभी लैंग्वेज में भैया ने कम से कम मेरे हिसाब से 5000 से ज़्यादा तो फिल्में कर ही लेंगे अपनी डबिंग। तो चलिए भैया से ही बात कर लेते हैं कि अभी तक आपने कितने फिल्मों की डबिंग कर ली है? देखिए, डबिंग का जहाँ तक मैं कहूँ तो अगर सिर्फ साउथ से हिंदी जो फिल्में जो हम लोग डब करते हैं चैनल्स के लिए, फिल्मों के लिए, तो कुल मिला के लगभग 5000 से ऊपर की फिल्में मैंने सिर्फ साउथ से हिंदी की डब की होगी। और बाकी कंटेंट अगर मिला दे, जैसे रशियन टू हिंदी या अलग लैंग्वेजेस, मराठी टू हिंदी, गुजराती टू हिंदी, तो ये सब और भी जो फॉरेन लैंग्वेजेस है जैसे कोरियन है, ये सब तो सब मिला करके पूरा कंटेंट, या भोजपुरी फिल्में भी, हिंदी फिल्में भी जो फ्रेश फिल्में होती हैं, तो कुल मिला के लगभग 10,000 से ज़्यादा कंटेंट मैंने 10,000 कंटेंट आपने डब किए अभी तक डब किया। अरे अभी एक चल रहा वर्टिकल सीरीज। हाँ, तो वर्टिकल भी आप डब करते हैं? वर्टिकल भी डब कर रहा हूँ। वर्टिकल तो शुरू ही हुआ चाइनीज से। हाँ, क्योंकि उसका रीमेक हिंदी वाले बनाते हैं। हिंदी वाले रीमेक, कुकू टीवी हो गया, स्टोरी टीवी हो गया। तो वो वर्टिकल चाइनीज से ही शुरू हुआ, क्योंकि वो उनका ही कंटेंट था, उनका ही एक बेसिकली कंटेंट नहीं कहूँगा, ये पैटर्न कहूँगा, बेसिकली वहीं से आया। जो एपिसोड वाला है ना, 1.5 एपिसोड 2 एपिसोड पे फ्रीज हो जाते हैं। 1.5 मिनट का, छोटे 2 मिनट का एक एपिसोड होता है, उसी पे फ्रीज करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो लगभग 60 एपिसोड्स, 70, कभी-कभी 100, कभी-कभी बहुत छोटे एपिसोड्स होते तो 100 तक हो जाता है। तो कुल मिला के उनका कंप्लीट कंटेंट 1.5 से 2 घंटे के बीच में होता है। तो वो खूब होता है। चाइनीज को तो इसमें महारत हासिल है। वो तो जिस तरीके से बनाते हैं ना, इंडिया में हिंदी में भी क्रिएट कर रहे हैं, साउथ में भी, मलयाली भी कुछ हम लोगों ने किया और कुछ साउथ की अलग अलग लैंग्वेजेस में किया, हिंदी वाले भी कुछ बना रहे हैं। आपको सोचने का मौका ही नहीं देते हैं, और फ्रेम में और वर्टिकल में वही चाहिए, क्योंकि जब आपको सोचने का मौका मिला तो आप आगे बढ़ जाओगे, फिर आप रुकोगे नहीं वहाँ पर। ऐसा हुक पॉइंट देते हैं, फ्रीज करते हैं एपिसोड कि नेक्स्ट एपिसोड आदमी देखेगा ही देखेगा। एग्जैक्टली। और उनका एक अलग ही है, वो पूरा जो इमोशन है ना उनका, सारा इमोशन थोड़ा लाउडर है। हर इमोशन, अगर वो जो है आई लव यू, प्रेम का भी इमोशन है ना, वो भी जो है लाउड है। बाप अगर अपनी बेटी के लिए रो रहा है तो वो भी लाउड है। मतलब वो उसमें नीचे का कोई सुर है ही नहीं भाई, वो सब ऊपर का सुर है। तो हम लोग अगर डब करते हैं, एक दिन में अगर एक वर्टिकल डब कर रहे हैं ना, तो फिर दूसरे प्रोजेक्ट के लिए हमारी आवाज़ बचती नहीं है कि मैं दूसरा प्रोजेक्ट कर पाऊँ, वो पूरा वॉइस ही खराब हो जाती है। इतना लाउड कंटिन्यू, पहले फ्रेम से लेकर और आखिरी फ्रेम तक कैरेक्टर लाउड ही बोल रहा है कंटिन्यू। तो साउथ की बहुत सारी फिल्में हमने भी देखी, बहुत बड़े स्टार है साउथ में भी। तो किस स्टार की आपने फिल्में डब की हैं? लगभग 7-8 साल पहले अगर मैं कहूँ तो, जब मेरी वॉइस काफ़ी यंग थी, तो अब तो चूंकि अब मैच्योर हो गई है, तो अब ज़्यादातर 40+ या उस एज की आवाज़ के कैरेक्टर्स डब करते हैं। लेकिन तब भी मैं कहूँगा कि मैंने रजनीकांत जी को डब किया है काफ़ी फिल्म में। अच्छा। उस समय, और अभी भी रजनीकांत जी को अभी भी डब किया मैंने, उनकी जो पुरानी फिल्म है उनको काफ़ी डब किया है। इसके अलावा और भी जैसे ममूटी हैं, उनको भी डब किया है, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि उनके लिए और वॉइसेस हैं लोगों के पास। लेकिन ये है कि कभी कभी होता है कि नहीं, केजी जी से ही कराना है, तो फिर वो एक ऑप्शन होता है कि चलो मैंने भी किया। बस रजनी जी को मैंने काफ़ी किया, और रजनी जी पे जो है, जो कि उनकी रजनी जी की वॉइस ने थोड़ी सी मिडिल ऑक्टेव की है, बहुत बेसी नहीं है और बहुत ऊपर की भी नहीं है। तो वो बहुत सारी फिल्मों में मेरी आवाज़ है उनकी, अच्छी भी लगती है। अच्छा। हाँ, आप तो बड़े ड्रामा करते थे, ड्रामा सीरीज आपको पसंद था ड्रामा करना, तो फिर आप डबिंग में कैसे आ गए? मतलब ड्रामा से स्टार्ट कीजिए, मतलब ड्रामा वहाँ से। ड्रामा जैसे क्या है ना, जब मैं गोरखपुर में था तो गोरखपुर में थिएटर तो खैर कर ही रहे थे, और थिएटर करने के पीछे कि ये था कि एक शौक था कि एक्टिंग करें।
और वहीं से शुरुआत की लगभग 91 के आसपास, मुझे याद है। वहाँ पे मैंने ड्रामा शुरू किया था। करते करते ये हुआ कि इसमें हम आगे कैसे जा सकते हैं, क्योंकि चीज़ों को ना बहुत गहराई से जानना ज़रूरी होता है। तो मुझे लगा कि ड्रामा में एजुकेशन लेना चाहिए। तो एजुकेशन क्या है, कैसे है, मुझे कुछ पता नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें पता की। तो मुझे BNA के बारे में, भारतनाट्यम अकेडमी के बारे में पता चला, नेशनल स्कूल ड्रामा के बारे में पता चला। तो ये सब चीज़ें जब मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि नहीं यार, कहीं से तो मुझे स्टडी करनी चाहिए। तो उसी दौरान भारतनाट्यम अकेडमी के एडमिशन्स हो रहे थे और मेरा ग्रेजुएशन लगभग कंप्लीट था। तो मेरे एक सीनियर हैं अजीत सिंह जी, राजपाल यादव जी के बैचमेट हैं, वो भी गोरखपुर से। उन्होंने कहा कि जी आप भरो, आप अच्छा काम कर रहे हो, गंभीर हो बहुत, आपको भरना चाहिए, आपको करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा, उन्होंने बहुत सहयोग किया। मुझे उतना पता नहीं था कि क्या कैसे है, क्यों है। तो फिर मैंने फॉर्म भरा और सेलेक्ट भी हो गया। तो बड़ी शिद्दत के साथ फिर मैं लगा कि अरे मैं तो जो चाहता था मुझे वही मिल गया। पढ़ना चाहता था कि जो चीज़ कर रहा हूँ उसके बारे में पढ़ूंगी। तो जब पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते पढ़ते फिर बहुत सारे फ्लेवर्स मेरे सामने आए। फिर लगा कि थिएटर सिर्फ एक्टिंग नहीं है, सिर्फ अभिनय ही नहीं है, वो तो बहुत बृहत है, बहुत बृहत है। उसमें आपका डायरेक्शन भी है, उसमें डिज़ाइनिंग भी है, उसमें हर चीज़ है उसके अंदर, सिर्फ अभिनय नहीं है। तो समग्र थिएटर की ट्रेनिंग है ड्रामा स्कूल्स में। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप एक्टिंग सीख रहे हो, नहीं, वो तो आपका नैसर्गिक है। एक्टिंग तो बिल्कुल नैसर्गिक है, आप उसको क्राफ्टेड बेटर कर सकते हो। कहते हैं ना, आप इसको क्राफ्ट, तो ड्रामा स्कूल क्या होता है, आपको क्राफ्टली आपको बहुत बेटर कर देता है, प्रिपेयर करता है। हाँ, कि किसी चीज़ को करना है तो उसको कैसे हम रिसर्च करें। हमें पता ही नहीं होता है कि हम ये कर रहे हैं। बहुत सारे एक्टर्स यही होता है जो बिना सीखे या एक अनुभव के बाद, तो सभी एक्टर्स परिपक्व हो जाते हैं, एक साथ ही काम करते हैं, चाहे वो थिएटर वाला हो, चाहे विदाउट थिएटर वाला हो। एग्जैक्टली, क्योंकि एंड ऑफ द डे सामने ऑडियंस तक क्या पहुंच रहा है, इसके लिए वो कभी नहीं पूछने आएगा कि आप NSD से हैं कि नहीं है, या BNA से हैं कि नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑडियंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो एक समय, एक अनुभव के बाद वो सारी चीज़ें एक लेवल पे आ जाती हैं। लेकिन जब आप सीख करके आते हैं तो निश्चित तौर पर कि जो एक आदमी बिना किसी ट्रेनिंग के 5 से 7 साल 10 साल में सीखता है, वो आप 2 से 3 साल में उसको सीख जाते हैं, उसकी साहित्यिकता के साथ, उसकी परिभाषा के साथ, पूरा डिटेलिंग के साथ आदमी क्या होता है कि अंदर से सेटिस्फाइड भी हो जाता है ना। एग्जैक्टली। तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है कि ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे होगी। तो वो एक बहुत बड़ा फायदा है ड्रामा स्कूल का, ट्रेनिंग का। और फिर ड्रामा स्कूल से फिर आप इधर कैसे आ गए डबी में? हाँ, मुंबई क्या हुआ कि जब ड्रामा स्कूल ख़त्म हुआ तो हम लोग रेपेट्री में काम कर रहे थे। रेपेट्री भी क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस है। अच्छा। आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, आपने काम कर लिया। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपने काम कर लिया। लेकिन जीवन तो नहीं था ना, ये लगा कि नहीं, आगे क्या करना है। जॉब की मानसिकता तो थी नहीं कि नौकरी करेंगे, क्योंकि अगर ड्रामा में ट्रेनिंग लिया है तो जॉब जैसी कोई मानसिकता नहीं रहती कि करें क्या, फ्रीलांस ही करना है, अपने आप को स्वतंत्र रख करके। मुंबई बहुत बड़ी जगह है, मुंबई में आना इतना आसान नहीं होता है किसी के लिए तुरंत सोचना, क्योंकि मुंबई में आपका कुछ भी नहीं है, ना तो कोई आपका बैकबोन है। हाँ, एक बैकबोन ज़रूर होता है, वो क्या है कि ड्रामा स्कूल के सीनियर्स, एक इतिहास होता है हर ड्रामा स्कूल का। तो आपके पिछले जो 25-30 सालों पहले जो लोग पास आउट हो चुके होते हैं, तो वो भी एकेडमी में आते रहते हैं। तो उनको देख करके एक उत्साह होता है कि ये भी तो हमारी तरह ट्रेनिंग करके गए थे, ड्रामा स्कूल में पढ़ते थे जहाँ से हम आए हैं, और उन्होंने ये अचीव किया। करेक्ट। तो उनका सहयोग मुंबई में मिले या ना मिले, लेकिन उनको देख के एक हिम्मत, देख करके एक हिम्मत, एक मनोवैज्ञानिक सहयोग जरूर मिल जाता है कि हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपको लगता है कि चलो अगर कभी भूखे हो रह गए ना, तो एटलीस्ट कोई व्यक्ति तो है जो आपका हाथ पकड़ लेगा। करेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सहयोग होता है। तो इसलिए भी ये ज़रूरी होता है कि आप किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से अगर आप आते हैं तो ये बड़ा सहयोग हो जाता है आपके लिए। तो मेरे साथ भी वही रहा, बहुत सारे सीनियर्स थे जिन्होंने सहयोग भी किया, और चाहे उन्होंने फाइनेंशियली या मनोवैज्ञानिकली या काम ना दिलाया हो, दैट्स अदर थिंग, लेकिन हमेशा ये लगा कि अगर मैं गिरूंगा तो ये संभाल लेंगे। तो ये रहा, हमेशा ये रहा चीज़। तो ये है।
और बाकी यहाँ पे जब मैं आया तो मैं इस मामले में बहुत लकी रहा। मैं मुंबई में आने के बाद एक दिन भी बैठा नहीं हूँ। कहते हैं स्ट्रगल आप करने आते हैं कि तो सालों महीनों चले जाते हैं, जैसा कि आप भी जानते हो एक्ट्रेस को। कई लोग अपने ड्रीम रोल पाने के लिए सालों इंतज़ार करते हैं बट नहीं मिल पाता। तो जब मैं आया तो मुंबई आने के 1 से 1.5 महीने के अंदर ही मेरी निर्मल पांडे सर से मुलाकात हो गई। वो अंधा युग की रिहर्सल कर रहे थे और उन्हें एक टीम चाहिए थी जिसमें बहुत सारे हमारे महाराष्ट्रियन मित्र थे, क्योंकि यहाँ की एक संस्था थी तो उसमें सारे लोग थे। और वो भी ढूंढ रहे थे कुछ ऐसे लोगों को जो गंभीर हों, जो सीरियस हों, जो ग्रुप के साथ जुड़ सकें। तो उस वक्त जो है मेरी सर से मुलाकात हुई और मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ है, हम किसी ऑडिशन में मिले थे। तो सर ने बोला कि कल आ जाओ, एक यहाँ पे ज्ञानाश्रम करके अंधेरी ईस्ट में एक जगह है, बोले कि कल आ जाओ, वहाँ पे हम एक रिहर्सल कर रहे हैं। तो हम लोग चले गए तो वहाँ पता चला कि सर अंधा युग कर रहे थे। तो वहाँ पे सबसे इंट्रोडक्शन हुआ, ये हुआ, तो पता चला कि अंधा युग का वो कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे थे, तो हम लोग भी उसमें शामिल हो गए। मज़ा आता था, यही तो करना चाहते थे, यही तो। अब वो भी निर्मल सर इतने बड़े वेल नोन फेस थे, तो उनके साथ जुड़ के अच्छा लगा कि इंडस्ट्री में आप आए और इतने बड़े स्टार जिसका वे फेस उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो हम तो कुछ सोचने का मतलब ही नहीं, हम तो जुड़ गए सीधा काम करने उनके साथ। लगभग 1.5-2 महीने की रीडिंग के बाद जब उन्होंने कास्टिंग अनाउंस किया तो हमें तो लग रहा था कि अंधा युग है, इतना बड़ा प्ले है तो हमको कुछ मिल जाएगा कहीं। लेकिन जब उन्होंने नाम अनाउंस किया अश्वत्थामा कृष्ण गोपाल के जी, तो अरे मैं तो ये क्या हो गया, जैसे ड्रीम जैसे कहते हैं ना, किसी ने सपना हाथ में रख दिया। करेक्ट। क्योंकि आपने सुना होगा कि किसी भी अगर ड्रामा से जुड़ा हुआ एक्टर है तो उसकी ज़िंदगी में 2 ही ड्रीम होंगे। अच्छा। थिएटर में एक तो या तो अश्वत्थामा करना चाहता होगा, क्योंकि ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का वो स्पीच हर एक्टर तैयार करता है, और दूसरा वो हैमलेट करना चाहता होगा। ये 2 कैरेक्टर उसका ड्रीम कैरेक्टर होता ही होता है। तो मेरे साथ तो एक ड्रीम तुरंत कंप्लीट हुआ कि अश्वत्थामा जब मुझे मिला तो मुझे लगा कि अरे बाप रे, तो मज़ा आ गया। और उससे भी बड़ा ड्रीम उसी नाटक में कैसे कंप्लीट हुआ कि जब मैं पहला शो कर रहा था चरनी रोड में। अच्छा। चरनी रोड में, चर्चगेट के पास। तो उस शो में हम लोगों को पता चला कि अमिताभ बच्चन चीफ गेस्ट आ रहे हैं। तो कहते हैं कि एक साथ कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू मिल जाना। और वो शो मुझे करना था, डबल कास्टिंग थी, तो वो शो मेरे नाम पे था कि वो शो मैं करूँगा और अमित जी चीफ गेस्ट, और पूरी इंडस्ट्री वहाँ पर थी। और अमित जी मंच और यहाँ अमित। आपने कभी सोचा था उस समय कि अमित जी अमिताभ बच्चन सर से मुलाकात? कभी नहीं सोचा। ये तो वही वाली बात होगी, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो पूरी कायनात जाती है। तो वो मुझे याद है, वो एक साथ 2 ड्रीम पूरे हुए। अश्वत्थामा का कैरेक्टर निर्मल जी के साथ के डायरेक्शन में, और अमित जी ने शो देखा बैठ करके, तुमने कहा कि भाई मैं तो धन्य हो गया और मुझे क्या चाहिए। करेक्ट। तो वो एक बड़ा सुख वाली चीज़ थी मेरे लिए, बहुत बहुत अच्छा लगा था। मतलब थैंक्स टू ईश्वर ही सब कुछ करता है, वही सब जो बिठाता है कि किसको। हाँ, वो किसी न किसी जरिए आपको वहाँ तक पहुँचा ही देता है। तो अच्छा, अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आप फिल्में डबिंग करते हैं, आप डबिंग के मास्टरपीस है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। 10,000 फिल्में आपने, 10,000 प्रोजेक्ट आपने डब किए। 10,000 बोले तो गिनने में समय लग जाएगा। 10,000 आपने उतना डबिंग किया है तो काफ़ी समय लगा होगा। तो जो आप डबिंग करते हो, कि डबिंग किस रीज़न से आता है और डबिंग आप किसका करते हैं? क्योंकि कहीं अगर शूट होता है वो आर्टिस्ट तो अपना डायलॉग बोल ही रहा है, साउंड सेटअप होता है, हर चीज़ें होती हैं, तो फिर डबिंग किसके लिए करना पड़ता है फिर वापस? ज़्यादातर जो लैंग्वेज वाली फिल्में हैं, जैसे साउथ की फिल्में हैं, तो तमिल उसको कन्वर्ट कर। हाँ। अच्छा, आपको सारी लैंग्वेज आती है? नहीं, हमें नहीं आती है। तो तमिल में है, मलयालम में है, या दूसरे लैंग्वेजेस हैं, गुजराती है, मराठी है, या तो इस लैंग्वेजेस को जो चैनल्स हैं, तो वो क्या होता है कि हिंदी में भी डब करते हैं उसकी रीच बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर उसी रीजनल में है तो एक खास जगह पे ही उसको शो कर सकते हैं। हिंदी कर दिया तो उसका दायरा बढ़ गया। तो आप जैसे मान लो साउथ की फिल्म हिंदी में डब कर रहे हैं, तो साउथ की भाषा आप समझते कैसे हैं? नहीं, हमें नहीं समझ में आती है। जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज का एक आदमी हमें स्क्रिप्ट लिख करके देता है,
स्क्रिप्ट लिखी उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देता है, हिंदी में कन्वर्ट होकर के आती है। और जो सुर होता है, जो वो चीज होता है, वो आप मैच करके उसके हिसाब से बोलते हैं। मैच करते हैं। जैसे मेरा कैरेक्टर है, वो मान लीजिए मेरे फादर, एक आध कोई डायलॉग बोल के बताइए। जैसे मान लीजिए कि मेरे फादर, मैं हीरोइन के बाप का कैरेक्टर कर रहा हूँ, मान लीजिए। अब हीरोइन का बाप आया अपनी बेटी से, मान लीजिए कि मलयालम में या किसी लैंग्वेज में उसने बोला कि बेटी मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं और तुम जो है मेरा सपना पूरा करोगी, मैं चाहता था कि तुम IAS बन जाओ। अब इसको उसने साउथ में बोला कुछ समथिंग। तो सबके अपने इमोशंस है, हर लैंग्वेज के अपने इमोशंस। अब मान लीजिए मुझे तो साउथ नहीं आती, मान लीजिए उसका लैंग्वेज ये है समथिंग ABCD, तो उसका एक पॉजेस होंगे, एक इमोशंस होगा, उस इमोशंस में उसने सारी बातें कही होंगी। तो हमारे सामने जब वो पिक्चर चलती है उसी लैंग्वेज में, हमारे कान में लगा होता है, हेडफोन होता है, तो हम सुनते हैं उसे, और यहाँ हिंदी हम मैच करते हैं। हमने हिंदी उसको सुना और यहाँ हमने हिंदी मैच किया, उसके साथ पॉजेस हमने मैच किया, और फिर दूसरे टेक में हम हिंदी उसके साथ बोलते चले जाते हैं। तो जैसे अभी आप ये सिस्टम देख रहे हैं, डबिंग का सिस्टम है, इसमें एक में फिल्म चलती है, एक में हमारा वेब चलता है, ठीक है ना। तो ऐसे होता है, तो हम उसको मैच कर देते हैं पूरे उस इमोशंस के साथ, किस तरीके से उसने बोला है, क्योंकि हमने हिंदी समझ ली। अब हिंदी समझ में आ गया तो हमें इमोशन समझ में आ गया कि ये किस तरीके से बात कर रहा है, क्या कहना चाहता है अपनी बेटी से, अब बेटे से, किसी से भी। तो हमने समझ लिया और हमने उस इमोशंस को मैच कर दिया। फिर यहाँ पे जो हमारा साउंड इंजीनियर होता है वो उसको सिंक करके ओके कर देता है, तो फिर वो लगता है कि वो वही आदमी बोल रहा है। हम अंदर से उसको डब करते हैं, दूसरे साइड से एक साइड हमारा वेब डब हो रहा होता है, हमारे सामने वो पिक्चर होती है।